बढ़िया बोलो।
Good evening to everyone. I am audible. Yes, you're audible. Okay. So now we will start the session. नमस्ते। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद भिवंडी महानगर द्वारा आयोजन किए गए करियर गाइडेंस वेबिनार 2.0 में आपका स्वागत है। कोरोना जैसे महामारी के कारण सारी पढ़ाई ऑनलाइन चल रही है। ऑनलाइन पढ़ाई के कारण सभी विद्यार्थियों के करियर के बारे में बहुत सारे संभव निर्माण हुए। करियर के बारे में निर्माण हुए प्रश्नों का जवाब और उसका योग्य रूप से समाधान मिलने हेतु एबीवीपी भिवंडी महानगर द्वारा पिछले 2 सालों से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। 7 जून 2021 से लेकर 13 जून 2021 तक इस साल का करियर गाइडेंस का कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। फिर एक बार आप सभी का इस कार्यक्रम में स्वागत है। आज वेबिनार का 7वां दिन है। आज का विषय है करियर अपॉर्चुनिटीज इन सिविल सर्विसेज। यह है आज इस विषय पर मार्गदर्शन करने हेतु हमारे साथ श्री गणेश शेट्टी सर उपस्थित है। हमारे वक्ता का परिचय देता हूँ। A coach, guide, and mentor who has impacted lives many in establishing career in various streams, especially civil services, a leader who has directed youth to establish themselves through self-employment and establishment of startups. Creative and solution-based approaches has helped in creative startup currently working on expanding the work horizon and influencing through technology by multifaceted skills of self and team. His educational qualification is done BSc Physics, selected as Bath Scientist, BIC Scientist, Baba Atomic Research Center, selected as Assistant Audit Officer, Government of India. He is a creative writer, level 2 Mandarin speaker. His work profiles are: he is a branch head and senior faculty at the Unique Academy Thane. He is a coach, guide, and mentor for civil services exam from a decade. He has guided for many startups also. His expertises are guiding and mentoring students, creative idea setups, motivational talks, creative writers, strategic policy making, and emotional intelligence. Sat- uh, so, good evening, sir. सर, सप्ताह शुरू करने से पहले कुछ सूचना है, उस पर ध्यान दीजिए। कार्यक्रम के बीच में कोई भी अनम्यूट करके प्रश्न न पूछे। प्रश्न पूछने के लिए सबको अंत में समय दिया जाएगा। कार्यक्रम के बीच में कोई भी अपनी स्क्रीन प्रेजेंट नहीं करेगा। जिसको भी कोई भी प्रश्न होगे तो मैसेज में सेंड कर सकते हैं। अंत में वो प्रश्न का भी जवाब दिया जाएगा। मुझे आशा है कि आप सभी को सूचना का अनुपालन करेंगे। तो चलते हमारे वेबिनार शुरू करते हैं। नमस्ते सर। Namaste, namaste. Good सर, evening to all of you. so, sir, our first question is that what exactly is civil services and what are the different role in civil services are there? ओके सबसे पहले मैं बता दूं कि इंडिया बहुत ही यूनिक कंट्री है। 130 करोड़ की पॉपुलेशन है, 700 से ज्यादा डिस्ट्रिक्ट ऑल ओवर इंडिया है, 6.5 लाख से ज्यादा इंडिया में गांव है। इन सभी लोगों को जो बेसिक सुविधाएं होती है, वो बेसिक सुविधाएं आप बोलो इलेक्ट्रिसिटी हो, पानी हो, बिजली हो, लाइट हो, ऐसे मल्टीपल जो बेसिक सर्विसेज होते हैं। फॉर एग्जांपल आपको रेलवे हो, पोस्ट हो, आपके घर पे डीटीएच का केबल आता है क्या, ऐसे मल्टीपल सर्विसेज जो होते हैं, वो सारी चीजों को हम सिविल सर्विस बोलते हैं। नाउ सिर्फ इंडिया में नहीं, इंडिया के बाहर भी इंडियंस रहते हैं। फॉरेन कंट्रीज में इंडिया का रैंक, फॉरेन कंट्रीज में जो इंडियंस रहते हैं उनके भी जो हित रहते हैं, उनको भी नजर रखना, ये हमारे इंडिया के गवर्नमेंट का काम है। इस काम के लिए, इस सारे 130 प्लस करोड़ देशवासियों के लिए इन सबको ये सुविधाएं पहुंचे, इसके लिए हमने एक सिस्टम बनाया है, एक एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम बनाया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हर साल इस एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को चलाने के लिए लोगों को, कैंडिडेट्स को, स्टूडेंट्स को, यूथ्स को इंस्पायर करती है कि ये इधर आए और इस चीज को आगे बढ़ाए। इसी के लिए एक बॉडी, कॉन्स्टिट्यूशनल संवैधानिक बॉडी बनाया गया है जिसका नाम है यूपीएसई,
यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। इस कमीशन का सिर्फ एक ही काम होता है कि पूरे इंडिया भर से इन सारे अलग अलग सर्विसेज के लिए कैंडिडेट्स को रिक्रूट करे। तो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जो दिल्ली में है, उसका जो एक संवैधानिक बॉडी है, उसका सिर्फ एक ही काम है कि पूरे इंडिया में हर साल ऐसे कैंडिडेट्स को चुने जो इन अलग अलग सर्विसेज को प्रोवाइड करने के लिए सक्षम हो, इन अलग अलग डिपार्टमेंट में काम करने के लिए वो सक्षम हो। इसीलिए वो एक एग्जाम कंडक्ट करती है जिसका नाम है सिविल सर्विस एग्जाम। इस एग्जाम से वो पूरे इंडिया भर से इन अलग अलग सर्विसेज के लिए, फॉर एग्जांपल इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस जिसको हम आईएएस बोलते हैं, भारतीय प्रशासकीय सेवा, इंडियन पुलिस सर्विस आईपीएस जिनको बोला जाता है, इंडियन फॉरेन सर्विस, इंडियन रेवेन्यू सर्विस, इंडियन पोस्टल सर्विस, इंडियन रेलवे ट्रैफिक सर्विस, ऐसे कई 20+ अलग अलग सर्विसेज जो होते हैं, इन सब के लिए वो एक एग्जाम कंडक्ट करती है। उस एग्जाम को हम सिविल सर्विस एग्जाम बोलते हैं। इस सिविल सर्विस एग्जाम का सिर्फ एक ही पर्पस है कि पूरे इंडिया भर से कैंडिडेट रिक्रूट किया जाए और ये अलग अलग जो डायमेंशंस के सर्विसेज है, फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दूं, जो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस आईएएस ऑफिसर होते हैं, हम देखते हैं अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स, जिला जिसको हम बोलते हैं, या कमिश्नर जो हम बात करते हैं, सिटी कमिश्नर जो हम बात करते हैं, अलग अलग जो म्युनिसिपल कोऑपरेशन होते हैं, जितने भी गवर्नमेंट के बड़े बड़े कंपनियां होती है, इन सब के जो हेड होते हैं, सीईओ होते हैं, वो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर होते हैं। आप देखते हो लॉ एंड ऑर्डर, पूरे इंडिया में जो लॉ एंड ऑर्डर जो पुलिस प्रणाली है, वो पूरे भारत भर में जो पुलिस प्रणाली है, उसके जो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, आईजी ऑफ पुलिस, डीजीपी ऑफ पुलिस, डीएसीपी, डीसीपी, कमिश्नर, सीबीआई, रॉ, इनमें जितने भी ऑफिसर्स होते हैं, ये इंडियन पुलिस सर्विस थ्रू रिक्रूट होते हैं। पूरे दुनिया भर में 190 से ज्यादा कंट्री है। इन कंट्री में इंडियंस के, हम भारतीय लोगों के जो हितों की रक्षा करते हैं, वो इंडियन फॉरेन सर्विस होते हैं, इंडियन फॉरेन सर्विस के ऑफिसर्स होते हैं। तो ऐसे 20 से ज्यादा अलग अलग डायमेंशन के जो सर्विसेज होते हैं, उन सारे सर्विसेज को हम सिविल सर्विसेज बोलते हैं। इन सर्विसेज के जो एग्जाम कंडक्ट करती है यूपी, वो कौन कंडक्ट करती है? वो यूपीएससी कंडक्ट करती है। और इन सर्विसेज के कंडक्ट करने के लिए यूपीएससी एक एग्जाम रखती है जिसको हम सिविल सर्विस एग्जाम बोलते हैं। सो सिविल सर्विस एक ऐसा सर्विस है, एक जनरल नाम है इन सारे अलग अलग सर्विसेज के लिए। तो आपने कभी भी इनकम टैक्स कमिश्नर देखा होगा, तो वो इनकम टैक्स कमिश्नर कौन होते हैं? इंडियन रेवेन्यू सर्विस होते हैं। रेलवेज के जो बड़े बड़े अधिकारी होते हैं, वो कौन होते हैं? वो इंडियन रेलवे ट्रैफिक सर्विस के ऑफिसर्स होते हैं। ऐसे जितने भी सर्विसेज होते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जितने भी डिपार्टमेंट्स बनते हैं, जितने भी मिनिस्ट्रीज होते हैं, चाहे वो मंत्रालय के ऑफिसर्स हो, चाहे वो विधानसभा विधान भवन के ऑफिसर्स हो, या पीएमओ के ऑफिसर्स हो, ये जो ऑफिसर्स के पूरा जो सेट होता है, उन सबको सिविल सर्विस बोलते हैं। और इन सब में वो काबिल अफसरों को सिलेक्ट करने का काम, रिक्रूट करने का काम वो यूपीएससी करती है। तो यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम वो एग्जाम है जिसके जरिए आप भारत के इस संघ लोक सेवा आयोग के एग्जाम से ये सर्विसेज में आप एंटर कर सकते हो। तो आप आईएएस भी बन सकते हो, आप आईपीएस भी बन सकते हो, और इंडियन फॉरेन सर्विस, रेलवे सर्विस, रेवेन्यू सर्विस, ऐसे कई जो प्रकार के सर्विस है। गवर्नमेंट का जो सर्वेंट जिनको हम बोलते हैं, ऑफिसर क्लास 1 और सुपर क्लास 1 ऑफिसर जो होते हैं, उनमें आप रिक्रूट हो सकते हो थ्रू दिस सिविल सर्विस एग्जाम। Okay, sir, thank you. So, sir, our next question is that, sir, can you kindly explain us that why one should prepare for civil services and what are the career opportunities in civil services? Okay. So, मैं पहले प्रश्न का उत्तर देता हूँ कि why one should prepare for the civil service exam. देखो, सिविल सर्विस एग्जाम को बेसिक एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो होता है वो ग्रेजुएशन होता है। ग्रेजुएट होने के बाद कोई हमारा जो आप यूथ्स हो, तो हमारा एक पर्पस रहता है कि अभी हम ग्रेजुएट हो गए तो अभी हम कुछ एम्प्लॉयमेंट की तरफ जाए। सो बहुत सारे लोग प्राइवेट एंटरप्राइज में काम करना शुरू करते हैं।
आप जब इनिशियल लेवल पर काम करोगे, आप सिर्फ एक एम्प्लॉय की तरह लगोगे, कुछ सालों के बाद एग्जीक्यूटिव बनोगे, कुछ सालों के बाद सीनियर एग्जीक्यूटिव और फिर मैनेजर बनोगे। लेकिन जब आप यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम क्लियर करते हो, आफ्टर यू क्लियर द यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम, आपको डायरेक्टली वो मैनेजरियल पोजीशन आपको दिया जाता है, नो डाउट आफ्टर ट्रेनिंग, ये ट्रेनिंग के बाद दिया जाता है। लेकिन जब आप इस सर्विस में सिलेक्ट हो जाते हो तो डायरेक्टली आपको वो मैनेजरियल लेवल दिया जाता है। ये हो गया पहला बात। दूसरा बात कि कोई भी जब हम प्राइवेट सर्विस काम करते हैं तो हमारा डोमेन जो होता है, हमारी जो कार्य क्षमता होती है वो लिमिटेड होती है। फॉर एग्जांपल अगर कोई आईटी कंपनी में अगर ज्वाइन होता है तो वो सिर्फ आईटी रिलेटेड काम करता है। अगर कोई मॉल के मार्केटिंग मैनेजर बनेगा तो वो सिर्फ मार्केटिंग रिलेटेड काम करेगा। अगर कोई फार्मास्यूटिकल में जाता है तो वो सिर्फ फार्मेसी कंपनी में जाता है, ज्वाइन होता है तो वो सिर्फ फार्मेसी रिलेटेड काम करेगा। लेकिन सिविल सर्विस आपको एक ऐसा अपॉर्चुनिटी है कि जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होता है, आईएएस बनने के बाद आपको डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर दिया जाएगा, आईआरटीएस बनने के बाद आपको रेलवे के एक पर्टिकुलर जोन दिया जाएगा। तो उस समय आपको काम करने के लिए जो अपॉर्चुनिटीज मिलती है वो बाकी कोई भी प्राइवेट सर्विस आपको प्रोवाइड नहीं करती है, एटलीस्ट 15-20 सालों तक प्रोवाइड नहीं करती है। जो यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम पास होने के बाद आपको फर्स्ट इंस्टेंस में ही मिल जाता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दूं, जो इतने भी सिविल सर्विसेज के पोस्ट है उसमें जब आप सिलेक्ट होते हो सो आप वो मैनेजरियल पोजीशन पे होते हो, तो आप सिर्फ एक डोमेन में काम नहीं करते, आप मल्टीपल डोमेन्स में काम करते हो। आपको जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस होता है, तो आप आईटी के भी काम करोगे, आप मार्केटिंग के भी काम करोगे। कोविड जैसे सिचुएशन में आपका डायनेमिक रोल बन जाता है, आप फार्मेसी के बारे में भी सोचते हो। सो अपॉर्चुनिटी जो यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम प्रोवाइड करती है वो बाकी कोई अलग सर्विस प्रोवाइड नहीं करती है। फॉर एग्जांपल अगर कोई फॉरेन सर्विस में सिलेक्ट हो जाता है, फॉरेन सर्विस में सिलेक्ट होने के बाद आपको कोई भी कंट्री का एक एम्बेसी में काम दिया जाएगा। जस्ट इमेजिन आप कोई भी वेस्टर्न डेवलप्ड कंट्री या अंडर डेवलप्ड कंट्री या डेवलपिंग कंट्री, कोई भी कंट्री में आप उधर के एम्बेसी में आप एक पार्ट हो, तो कितने सारे इंडियंस वहां पे जो है उनसे आपका कनेक्शन बनता है, उनके वेलफेयर के लिए आप काम कर सकते हो, उस कंट्री का और इंडिया का रिलेशन अच्छा बढ़े, ये एक पर्टिकुलर काम कर सकते हो। मान लो आपको कोई ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट मिल जाता है, ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट, आप सपोज लॉ एंड ऑर्डर, अगर आप आईपीएस बनते हो तो अगर कोई लॉ एंड आपको कोई ट्राइबल आदिवासी डिस्ट्रिक्ट आपको मिल जाता है, तो वहां पे लोगों को एम्पावर करना, लोगों को, वो आदिवासी लोगों को हमारे जो डेवलपमेंट एस्पेक्ट्स है उनको साथ में लाना, इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी ये आपको कोई दूसरा सर्विस नहीं देता है। तो जितने भी स्टूडेंट्स या जितने भी कैंडिडेट्स ये सिविल सर्विस ज्वाइन करते हैं वो पे एंड पर्क्स के लिए नहीं ज्वाइन करते हैं, क्योंकि पे एंड पर्क्स उनको वैसे भी अच्छा मिलता है। अपने जो भी स्टूडेंट्स है, बहुत सारे स्टूडेंट्स दे आर वेल पेड। अगर आप देखोगे कि बहुत सारे अपने कैंडिडेट्स जो सिलेक्ट होते हैं दे आर वेल पेड, प्राइवेट जॉब उनका अच्छा है, प्रोफेशनल है, कोई सीए, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, प्रोफेशनली वो अच्छा पे उनको मिलता है। लेकिन वो जो सोचते हैं कि ये अपॉर्चुनिटी मुझे मिले और मैं देश के लिए कुछ कंट्रीब्यूट करूं, वो देश के लिए कंट्रीब्यूट करना और वो अपॉर्चुनिटी टैप करने का जो मिलता है अपॉर्चुनिटी, वो सिर्फ सिविल सर्विस देता है, वो बाकी कोई भी सर्विस आपको प्रोवाइड नहीं देता है। सो इसलिए इंडिया भर के जो स्टूडेंट्स है इस अपॉर्चुनिटी को टैप करने की कोशिश करते हैं और वो ये एग्जाम में पार्टिसिपेट करते हैं। और इसके जो दूसरा जो सवाल है कि सर इसमें आप स्कोप कितना है, जैसे मैंने बोला कि आपको यूपीएससी सिविल सर्विस में जो डेवलपमेंट और कार्य क्षमता की जो स्कोप मिलता है वो आपको किधर भी नहीं मिलेगा। मींस मैं आपको बता दूं, जस्ट इमेजिन हम थाने डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं, तो थाने डिस्ट्रिक्ट से अगर हम देखेंगे तो थाने डिस्ट्रिक्ट पिछले सेंसस के हिसाब से पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाला जिला है। पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा कोई जिला का पॉपुलेशन है उनके पास ये पूरे डिस्ट्रिक्ट को एनहांस करने
उनको बनाने, चाहे उसमें स्मार्ट सिटी हो, चाहे म्युनिसिपल कोऑपरेशन हो, चाहे लोगों को एम्पावर करना हो, मेट्रो ट्रेन हो या एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हो, वो सब सारी चीजों का कंट्रोल, पावर, जुरिस्डिक्शन, यस, ये सारे वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास होते हैं। सो जो अपॉर्चुनिटी मिलता है कोई भी सर्विस में, फॉर एग्जांपल आप रेलवे ट्रैफिक सर्विस में भी आप रिक्रूट हो जाते हो, तो रेलवे के जस्ट इमेजिन पूरे रेलवे जोन, सेंट्रल रेलवे जोन आपके कंट्रोल में है, मुंबई के जोन आपको कंट्रोल में है, तो कितने सारे चीजें आप वो रेलवे में इंट्रोड्यूस कर सकते हो। सो जो अपॉर्चुनिटीज होती है खुद के डेवलपमेंट के लिए और अपने देश के डेवलपमेंट के लिए भी, वो सबसे बेहतर हमको कहाँ मिलता है, वो यूपीएससी सिविल सर्विस में हमको मिलता है। फॉर एग्जांपल में हमारे एक दोस्त है जो चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट, आपको पता है कि चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट बहुत ही एक ट्राइबल है, ट्राइबल यस, दंडकारण्य के जंगलों में एक ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट है। अब वहां के बच्चे भी हमारे बच्चों की तरह है, तो यहाँ के जो बच्चे हैं मॉडर्न सिटी में है, जो अर्बन एरिया के बच्चे सिटी में है, तो उनको तो सारे अपॉर्चुनिटीज मिलते हैं, उनका तो वाईफाई भी अच्छा है। तो ये पैंडेमिक सिचुएशन में जहां पे क्लासरूम में जाने नहीं मिलता है, वहां पे शहर के बच्चे को बहुत ही आसानी से वाईफाई एक्सेस हो गया, बाकी सारे सहूलियत एक्सेस हो गया। लेकिन वो जो दंडकारण्य के जंगलों में जो बच्चे हैं, उनको भी ये अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए, उनको शिक्षा से वंचित नहीं होना चाहिए। सो हमारे एक फ्रेंड ने वो इनिशिएटिव लिया कि वो बच्चे को भी क्या मिले, वो बच्चे को भी उसी तरह की, उसी दर्जे की शिक्षा मिले, उसी दर्जे की सहूलत मिले जो बाकी बच्चों को मिलता है, जो बाकी अर्बन एरिया को मिलता है, ताकि कई सालों बाद जब वो कॉम्पिटिटिव हो जाएंगे, जब वो ग्रेजुएट हो जाएंगे, उस समय वो पीछे ना पड़े। तो ये जो इनिशिएटिव हमारे दोस्त ने किया, यस, सो दैट इज वेरी मच यूनिक। वो आईएएस ऑफिसर है, उन्होंने ये इनिशिएटिव वो दंडकारण्य के वो ट्राइबल बच्चों के लिए किया, निस्वार्थ भावना से। वो ट्राइबल बच्चे उस ऑफिसर को कुछ नहीं देने वाले, लेकिन मेरा ये उत्तरदायित्व बनता है कि मैं अगर इस पोजीशन पे बैठा हूं, तो मैंने ज्यादा से ज्यादा लोगों के जीवन को एम्पावर करना है। वो जो एम्पावर करने की जो अपॉर्चुनिटी मिलती है, वो सिर्फ यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम में मिलती है, इसलिए कैंडिडेट्स इस एग्जाम के लिए अट्रैक्ट होते हैं। Thank you, sir. So our next question is that what one can do to make a career in civil services? I mean, what are the different exams one can give? Yes. So सिविल सर्विस अगर आप देखोगे तो कई लेयर के एग्जाम होते हैं। यूपीएससी जो सिविल सर्विस एग्जाम कंडक्ट करती है, वो क्लास 1 और सुपर क्लास 1 के ऑफिसर्स के लिए होती है। फॉर एग्जांपल आईएएस, आईपीएस, आईआरटीएस, इंडियन पोस्टल सर्विस, इंफॉर्मेशन सर्विस, ये सारे क्लास 1 लेवल के एग्जाम्स होते हैं। लेकिन सिर्फ यही गवर्नमेंट सर्विस के एग्जाम नहीं होते। सेंट्रल गवर्नमेंट, ये तो यूपीएससी सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विस गवर्नमेंट के लिए होता है। ठीक उसी तरह क्लास 2 ऑफिसर्स इंस्पेक्टर लेवल के जो एग्जाम्स है, वो भी कंडक्ट किया जाता है। वो यूपीएससी नहीं कंडक्ट करती है, वो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के अंडर वो कंडक्ट किया जाता है। ठीक उसी तरह स्टेट लेवल पर भी बहुत सारे ऑफिसर्स की, सिविल सर्विस ऑफिसर्स की जरूरत होती है। अगर हम एग्जांपल ले महाराष्ट्र स्टेट का, तो महाराष्ट्र स्टेट में जो तहसीलदार होते हैं, महाराष्ट्र स्टेट में जो मंत्रालय में ऑफिसर्स होते हैं, डीवाईएसपी, डिप्टी कलेक्टर, एग्रीकल्चर ऑफिसर्स, सो महाराष्ट्र लेवल पर भी, स्टेट लेवल पर भी अलग अलग एग्जाम्स कंडक्ट किया जाता है विद रिस्पेक्ट टू सिविल सर्विस। सो अगर कोई कैंडिडेट सिविल सर्विस में या गवर्नमेंट के सर्विस में आना चाहता है, गवर्नमेंट के एम्प्लॉय बनना चाहता है और देश सेवा करना चाहता है, तो उसको अलग अलग लेवल है। एक, वो क्लास 1 सुपर क्लास 1 लेवल का ऑफिसर थ्रू यूपीएससी कंडक्ट कर सकता है, थ्रू यूपीएससी के एग्जाम्स वो अपीयर कर सकता है। 2, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, क्लास 2 और इंस्पेक्टर लेवल के जो एग्जाम्स है, उसमें भी बहुत सारे स्कोप्स होते हैं। यस, आईबी के एग्जाम, सीबीआई के एग्जाम, कस्टम्स के एग्जाम, मल्टीपल एग्जाम्स उसमें कंडक्ट किया जाता है। दैट इज द सेकंड। और थर्ड, हर एक स्टेट में सिविल सर्विस एग्जाम होते हैं। डिप्टी कलेक्टर, डीवाईएसपी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, मंत्रालय ऑफिसर्स, ये सारे सर्विसेज भी अवेलेबल होते हैं, तो इनके एग्जाम्स भी हम दे सकते हैं।
तो स्कोप बहुत ही वाइड है। यस, लाखों कैंडिडेट एवरी ईयर, लाखों, अगर हम गवर्नमेंट सर्विस देखें सो उनमें जो रिक्रूटमेंट कैपेसिटी है तो वो लाखों के कैंडिडेट्स स्टेट सर्विस में होते हैं, सेम विद द सेंट्रल गवर्नमेंट। सो वो सारे अपॉर्चुनिटीज, ये 3 लेवल के अपॉर्चुनिटीज हमारे पर होते हैं। तो जब भी कोई कैंडिडेट डिसाइड करता है तो कैंडिडेट ने पहले एक लेवल डिसाइड करना है, ठीक है मैं स्टेट सर्विसेज के लिए तैयार करता हूँ, ठीक है मैं सेंट्रल सर्विसेज के क्लास 2 के लिए तैयार करता हूँ, मैं ऑल इंडिया सर्विसेज यूपीएससी के लिए तैयार करता हूँ। एक बार आपने वो लेवल डिसाइड किया, फिर उसके रिस्पेक्टिव एग्जाम्स जो होते हैं वो कैंडिडेट अपीयर कर सकता है। Thank you, sir. So our next question is that why one should kickstart his or her civil services preparation? Why one should start in during the college days only, right? Yes, sir. हाँ, सो मैं आपको बता दूं, हम 21st सेंचुरी में रहते हैं, जमाना बहुत ही कॉम्पिटिटिव हो गया है। इज अ क्लियर? हमारा कंपटीशन पूरे इंडिया भर के कैंडिडेट से, हमारा कंपटीशन सिर्फ आपसे, मुझसे या थाने में जो है, भिवंडी में जो है, उन लोगों से नहीं है। इट इज ऑल इंडिया लेवल एग्जामिनेशन। और ये जो एग्जामिनेशन है, चाहे वो यूपीएससी हो, स्टेट लेवल के एग्जामिनेशन हो या स्टाफ सिलेक्शन के एग्जामिनेशन हो, सो ये कैंडिडेट यूजुअली क्या होता है कि ग्रेजुएशन के बाद इसकी तैयारी करना शुरू करते हैं। नाउ ग्रेजुएशन के बाद इमीडिएटली हमारे फैमिली का एक्सपेक्टेशन होता है कि ग्रेजुएशन हो गया, अब आप मैच्योर हो, अब आप अपने पैरों पर खड़े हो सको और कोई ना कोई जॉब कर सकते हो। सो उसके बाद हम फिर तैयारी करना शुरू करते हैं। उसमें क्या होता है, ये जो सोशल प्रेशर होता है, ये जो फैमिली प्रेशर होता है, ये कॉन्स्टेंटली बैक ऑफ द माइंड चलते रहता है। नॉट ओनली दैट, हमें खुद को भी लगता है कि हम ग्रेजुएट हो गए, हमारे फैमिली ने हमें सक्षम बना दिया है, अब हमारी बारी है कि हम इसको आगे ले चलें। तो ये जो सोशल प्रेशर और ये पीर प्रेशर और सेल्फ प्रेशर होता है, इसके वजह से किधर ना किधर हमारी जो तैयारी रहती है, वो तैयारी उतनी फ्रीली नहीं होती है। इसलिए हम क्या करते हैं, हम सुपरफिशियल, ऊपर से चीजों को पढ़ने की कोशिश करते हैं। जबकि ये एग्जाम अगर हम देखें, चाहे वो यूपीएससी हो, चाहे एमपीएससी महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जाम हो, एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के एग्जाम हो, ये एग्जाम बहुत ही डायनेमिक हो गया है। डायनेमिक इन द सेंस, जो प्रेजेंटली चीजें चल रही है उनसे यूपीएससी, एमपीएससी और एसएससी ये तीनों क्वेश्चंस पिकअप करते हैं। अब मुझे बताइए, अगर हम सुपरफिशियली अभ्यास पढ़ने अगर हम करेंगे तो ये जो डायनेमिज्म से है, ये डायनेमिज्म से हम कनेक्ट नहीं हो पाएंगे, पहली बात। दूसरी बात, हम क्या करते हैं, कॉम्पिटिटिव में हम पीछे रह जाएंगे। ऑल ओवर इंडिया कैंडिडेट बैठते हैं और कंपटीशन में अगर हम थोड़े पीछे हो जाते हैं तो ये हमारे लिए डिसएडवांटेज होता है। हमको फिर से वापस तैयारी करना पड़ता है, जो हमारे ग्रेजुएशन के बाद हमारे अटेम्प्ट्स बढ़ाते हैं। तो इस डिसएडवांटेज को ओवरकम करने के लिए अगर कैंडिडेट कुछ चीजें कॉलेज लेवल जब होते हैं तभी से ही आप लोग तैयारी करोगे, तो आपके अंदर वो जब ग्रेजुएशन खत्म होगा उस समय ये जो एग्जाम को टैकल करने के लिए जो चीजें चाहिए, स्किल चाहिए, मैं बोलता हूं कौशल्य, स्किल चाहिए, वो जो स्किल चाहिए वो आपका पहले से ही तैयार होता है। बेसिक स्किल जैसे जनरल नॉलेज आपको पता होना चाहिए, इंडिया की हिस्ट्री, इंडिया की ज्योग्राफी, हमारा संविधान, यस, ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। मेंटल एबिलिटी, लॉजिकल रीजनिंग, ये सारे स्किल्स बहुत ही सिंपल है। आप इसका थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे, थोड़े से टेक्निक्स आप तैयार कर देंगे, आप इसमें मास्टर हो जाते हो। सो दैट ग्रेजुएशन के बाद ये बेसिक स्किल्स क्या होता है, बेसिक स्किल्स के पीछे आप ना पड़े। नाउ नॉट नेसेसरली आप सारे स्टूडेंट्स ने जनरल नॉलेज पढ़ा होगा, आप सारे स्टूडेंट्स को इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन का स्ट्रक्चर कैसा है, डेमोक्रेसी कैसा है, इलेक्शन बोला तो कैसा है, ये हमें पता नहीं होगा। यस, तो ये सब चीजें अगर हम कॉलेज में रहते समय ही थोड़ा तैयारी कर देते इसकी,
तो जैसे ही ग्रेजुएशन खत्म हो जाता है, बेसिक हमारा क्या हो जाता है, तैयार हो जाता है। एक बार आपका बेसिक तैयार हो गया तो उसके बाद जो डायनेमिज्म, जो डायनेमिक एग्जाम, तीनों एग्जाम जिसके बारे में मैंने बात की है वो डायनेमिक हो चुका है, तो वो उसके तैयारी के लिए क्या हो जाते हैं, हम सक्षम हो जाते हैं। इसीलिए कॉलेज से तैयारी करना, ये बेसिक स्किल्स, बेसिक सब्जेक्ट, जनरल नॉलेज और एप्टीट्यूड की तैयारी करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमको वो एडवांटेज देगा जब हम कंपटीशन में उतरेंगे। Okay, thank you, sir. So our next question is that what is the syllabus for different civil services and state PCS examination? ओके, सो मैं इन जनरल आपको सिलेबस बताता हूं। यूपीएससी हो, एमपीएससी हो, जो स्टेट लेवल के एग्जाम्स होते हैं, यस, इनमें एक चीज जो सब कॉमन होता है, सबसे कॉमन जो चीज है उसको हम बोलते हैं जनरल स्टडीज। अभी आप बोलोगे कि सर हमने जनरल नॉलेज सुना है, ये जनरल स्टडीज क्या है? जनरल स्टडीज इज नथिंग बट एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज। आपको नॉलेज पता होगा, आपको नॉलेज पता होगा, फॉर एग्जाम्पल आपको पता होगा कि इंडिया में कितने स्टेट्स है, ये सबको पता है कि इंडिया में इतने स्टेट्स है। लेकिन यूपीएससी, एमपीएससी या स्टाफ सिलेक्शन आपसे क्या सवाल पूछती है कि इंडिया में कितने स्टेट्स है जिनमें कोस्टल रीजन है, जिनमें समुद्र किनारा है। यस, दिस इज कॉल्ड एन एप्लीकेशन बेस्ड एग्जाम। एप्लीकेशन, जनरल स्टडीज इसको बोलते हैं। आप बोलोगे सर ये सवाल क्यों पूछा गया हमसे? ये सवाल इसलिए पूछा गया है क्योंकि आप देखोगे कि रिसेंटली साइक्लोन आया था मुंबई वगैरह के रीजन में, हम सब वेस्टर्न कोस्टल साइक्लोन आया था, आपने देखा था रिसेंटली। ठीक उसी तरह बंगाल साइड, बंगाल ओडिशा साइड भी आपने देखा था, साइक्लोन आया था। तो जो साइक्लोन आता है वो साइक्लोन कोस्टल रीजन, समुद्र किनारा से आता है। तो आपको यह पता होना चाहिए इंडिया में कितने स्टेट्स है जिसमें वो कोस्टल रीजन है, और साइक्लोन अगर आता है तो सबसे पहले इधर अलर्ट किया जाता है, इधर अलर्ट होना चाहिए। सो ये जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज, इसको हम बोलते हैं जनरल स्टडीज। अभी अगर जनरल स्टडीज के कंपोनेंट देखा जाए तो उसको 7 कंपोनेंट में इन जनरली हम डिवाइड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप कोई भी एग्जाम दो, चाहे वो यूपीएससी हो, चाहे वो एमपीएससी हो, चाहे स्टाफ सिलेक्शन हो, इन तीनों एग्जाम के लिए ये जनरल स्टडीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये जनरल स्टडीज के अगर मैं कंपोनेंट्स में ब्रेक करूं तो इसके 7 कंपोनेंट्स है। फॉर एग्जाम्पल, इसके जो एक कंपोनेंट्स है इसको हम बोलते हैं हिस्ट्री। यस, इंडियन हिस्ट्री। तो आप ये तीनों एग्जाम दोगे तो आपको इंडियन हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे। एंशिएंट इंडिया, मॉडर्न इंडिया, मेडिवल इंडिया, ऐसे तीनों लेवल के भारत का जो इतिहास है, आप भारत के ऑफिसर बनने वाले हो, इंडिया के ऑफिसर बनने वाले हो, तो इंडिया का जो इतिहास है वो आपको क्या होना चाहिए, वो आपको पता होना चाहिए। सो उसकी तैयारी की जाती है। सेकेंडली, इंडियन ज्योग्राफी, इंडिया एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, इसका आपको दूसरा कंपोनेंट है। तीसरा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आपको इंडिया, आप ऑफिसर बनने वाले तो भारत का संविधान, यस, आपको पता होना चाहिए। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन पॉलिटी, इंडियन पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, जुडिशरी, ये सारी चीजें, मतलब विधानसभा क्या होता है, पार्लियामेंट क्या होता है, तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट क्या होता है, ये सारी चीजों की जानकारी आपके पास होनी चाहिए। फर्दर, इंडियन इकोनॉमी, अर्थशास्त्र जिसको हम बोलते हैं, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। फोर्थ, इंडियन एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट जो होता है उसके बारे में पता होना चाहिए। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, 21st सेंचुरी टेक्नोलॉजी का एज है, तो आपको टेक्नोलॉजी जो बेसिक साइंस है और नए नए टेक्नोलॉजी जो आते हैं उसके बारे में पता होना चाहिए। और 7th कंपोनेंट, करंट अफेयर्स, जो जिसको हम बोलते हैं कि जो रिसेंटली इंडिया और पूरे दुनिया भर में जो भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स होते हैं, वो इंपॉर्टेंट इवेंट्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो अगर हम ये तीनों के सिलेबस का, सर अगर आप मुझे पूछोगे कि सर कॉमन डिनोमिनेटर क्या है, तो ये 7 कंपोनेंट, जनरल स्टडीज इज द कॉमन डिनोमिनेटर। यस, तो आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इकोनॉमिक्स, एनवायरनमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड करंट अफेयर्स, ये सारे चीजें आपको पता होनी चाहिए। फिर यूपीएससी में कुछ कंपोनेंट्स अलग होते हैं, एमपीएससी में कुछ एक्स्ट्रा कंपोनेंट्स होते हैं, और स्टाफ सिलेक्शन में कंपोनेंट्स अलग होते हैं। लेकिन कोई भी कैंडिडेट का, जब कोई भी कैंडिडेट आप लोग कॉलेज में अगर हो
तो ये 7 सब्जेक्ट्स के अंडरस्टैंडिंग स्टडी करना आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आगे के सारे एग्जाम्स में है। Okay, thank you, sir. So our next question is that why there is a lot of competition for civil services exams like UPSC, CSC. One can compete in this ways. So कंपटीशन ज्यादा क्यों है, राइट? Yes, sir. हाँ, कंपटीशन ज्यादा क्यों है, जैसे मैंने बताया। यस, मुझे बताइए कि जो भी इंपॉर्टेंट पोस्ट होगा, वो पोस्ट अतियाने के लिए, वो पोस्ट हमारे पास होने के लिए एवरीबडी विल ट्राई टू गेट इट, राइट? एवरीबडी विल। जब हम कोई बस में एंटर करते हैं, तो हम पहले कोई ना कोई सीट पकड़ने के लिए हम जाते हैं कि नहीं? हमारी जद्दोजहद रहती है कि मेरे को क्या मिल जाए, मेरे को विंडो सीट मिल जाए। यस, ये तो टिपिकली कोई भी बस में चढ़ता है तो वो ये नहीं सोचता कि मैं खड़े रह के मैं ट्रैवल करूं, वो देखता है कि मैं क्या करूं, मैं विंडो सीट मुझे मिल जाए तो मेरा जर्नी एकदम कंफर्टेबल हो जाए। ठीक उसी तरह यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम के बाद जो पोस्ट यूपीएससी अलॉट करती है, फॉर एग्जांपल इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, मैं आपको बता दूं देयर आर ओनली 700 प्लस डिस्ट्रिक्ट्स इन इंडिया, और पूरे इंडिया में सिर्फ 4.5 से 5,000 आईएएस ऑफिसर्स है। दैट मीन्स 130 करोड़ लोगों को एडमिनिस्टर करना, 130 करोड़ लोगों के हर चीज, हर फैसिलिटी उनको प्रोवाइड करना, उनके लाइफ को एसोसिएट करना, इंडिया में सिर्फ ये 4.5 से 6,000 कैंडिडेट्स आईएएस ऑफिसर्स जो है यही कंट्रोल करते हैं। सो बहुत ही एलिट और बहुत ही कम पोस्ट है, बहुत ही एलिट पोस्ट है। वो पोस्ट बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला है। क्योंकि वो पोस्ट बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला है, वो पोस्ट बहुत कम है। फॉर एग्जाम्पल, आप जब ऑफिसर बनते हो, आईएएस ऑफिसर, मैं आप एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। कैंडिडेट जब आईएएस ऑफिसर बनता है एट अ वेरी यंग एज, एट द एज ऑफ 21 to 25 के एज में, जब कैंडिडेट आईएएस ऑफिसर बनता है तो उनको 35 इयर्स का सर्विस के अवेलेबिलिटी उनके पास ओपन हो जाती है। आफ्टर 30 to 35 इयर्स ऑफ सर्विस उनका प्रमोशन होते होते दे रीच अ स्टेज जहां पे वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू द प्राइम मिनिस्टर होते हैं। यस, जब वो चीफ सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट मींस जैसे चीफ मिनिस्टर जो है, चीफ मिनिस्टर हमारा कोई भी स्टेट के चीफ मिनिस्टर, वो सबसे पहले पूरे स्टेट में कुछ भी हो, सबसे पहले जिस पर्सन को फोन करेंगे वो चीफ सेक्रेटरी है। पीएमओ, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, सबसे पहले जो भी इंडिया में कुछ भी हो, सबसे पहले जिसको फोन करेंगे वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी है, कैबिनेट सेक्रेटरी है। ये जो चीफ सेक्रेटरी, ये जो कैबिनेट सेक्रेटरी, ये जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी होते हैं, ये कौन होते हैं? ये आईएएस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के ऑफिसर्स होते हैं। तो एक कैंडिडेट जब आज सिलेक्ट हो जाता है, 30 साल के सर्विस के बाद वो उस लेवल पर होता है कि वो कैंडिडेट को हमारे स्टेट के, अगर वो स्टेट में चीफ सेक्रेटरी है तो वो उनको कॉल करेंगे, अगर वो सेंटर में है तो प्राइम मिनिस्टर उनको कॉल करके वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पूछेंगे। सो पूरे स्टेट को, पूरे देश को डायरेक्शन देने का काम आज रिक्रूट हुए हैं, वो 35 साल बाद वो डायरेक्शन देने का काम करेंगे, वो डेवलपमेंट का काम करेंगे। आज जो हमारे चीफ सेक्रेटरी है, आज जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी है, आज से 30-35 साल पहले ये आईएएस ऑफिसर बन के रिक्रूट हुए थे। यस, तो जस्ट इमेजिन, जो कैंडिडेट आईएएस ऑफिसर आज बनता है आफ्टर 30-35 इयर्स, दे आर गोइंग टू गाइड the chief minister, they're going to guide the prime minister and the different ministers. So ये जो पोजीशन होता है, yes, ये बहुत ही यूनिक होता है। इसीलिए कैंडिडेट्स फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड्स ट्राई टू गेट इनटू द सर्विस। अगर मैं एक फार्मेसी कंपनी में ज्वाइन होता हूं तो मैं फार्मेसी कंपनी में ज्वाइन होऊंगा एज ए एम्प्लॉय, और एक 30 इयर्स इसके बाद मैं सिर्फ फार्मेसी कंपनी में ही मैं वीपी, प्रेसिडेंट वगैरह बनूंगा। लेकिन अगर इस सर्विस में आते हैं तो जस्ट इमेजिन, चीफ मिनिस्टर, आज जो हमारे चीफ सेक्रेटरी है, आज जो मुंबई कमिश्नर है,
थाने म्युनिसिपल कमिश्नर है, भिवंडी कमिश्नर है, थाने डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है, दे आर डायरेक्टिंग द डेवलपमेंट, दे आर क्रिएटिंग द फ्यूचर। तो कोई फ्यूचर क्रिएट करने वाला अगर कोई पोस्ट होता है तो ये सिविल सर्विस होता है। वो सिर्फ आईएएस नहीं, बाकी के भी जितने सर्विसेज है, चाहे वो आईएफएस हो, इंडियन फॉरेन सर्विस हो, आईपीएस हो, वो सारे चीजों के लिए यस वो यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम। इसलिए इस एग्जाम, ये एग्जाम और ये पोस्ट बहुत यूनिक होते हैं, इसलिए वो कंपटीशन उधर बढ़ जाता है कि ये इतना पोस्ट की चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर को आप एडवाइस कर रहे हो, इतनी सक्षम आप हो जाते हो आफ्टर 30 इयर्स ऑफ सर्विस, सो डेफिनेटली वो चैलेंजिंग पोस्ट है। यस, तो इसलिए वो उस चीज के लिए वो कंपटीशन बढ़ जाता है। इसलिए वैसे हमारी तैयारी भी होनी चाहिए। यस, हम सबको डिजायर सबके अंदर होता है, मेरे अंदर भी डिजायर होगा कि मैं रिचेस्ट पर्सन बनूं। यस, किसी के अंदर डिजायर होगा कि मैं बहुत फेमस बनूं, मैं बहुत बड़ा एक्टर बनूं। किसी के डिजायर्स, अलग अलग पर्सन में अलग अलग डिजायर्स होते हैं। इज दैट क्लियर? यस, लेकिन क्या हम वो डिजायर फुलफिल करने के लिए उतने डिजर्विंग है क्या? तो उस चीज के लिए आपको तैयारी करना है। एक बार आप डिजर्विंग हो जाओ तो आपके जो भी डिजायर्स है वो अपने आप अचीव हो जाते हैं। Okay, sir. Thank you, sir. So our next question is that there are many subjects in UPSC. How to handle all those subjects? How one can handle graduation subjects along with UPSC subjects? ओके, सो इसका मैं एक सिंपल एनालॉजी से स्टार्ट करता हूँ। यूजुअली अभी कैसा होता है, आप एक सिंपल आप देखो, चाहे वो लैपटॉप हो या फोन हो, बहुत सारे आप पेजेस ओपन करके रखोगे, बहुत सारे आप टैब्स ओपन करके रखोगे, तो हमारा लैपटॉप हो, कंप्यूटर हो या फोन हो, वो हैंग हो जाता है। यस, ठीक उसी तरह जब आप ग्रेजुएशन कर रहे हो और यूपीएससी के सब्जेक्ट्स की तैयारी करते हो, तो सारे सब्जेक्ट्स एक साथ कभी आपने तैयारी नहीं करना है। ये सबसे पहला, बिफोर आई स्टार्ट की कौन कैसा करना है क्या नहीं करना है, वो मैं आपको बता देता हूँ। सारे यूपीएससी के सारे सब्जेक्ट्स आपने एक साथ, यूपीएससी हो, एमपीएससी हो या स्टाफ सिलेक्शन हो, जब आप कॉलेज में हो तो ये सारे सब्जेक्ट्स में एक साथ पढ़ूंगा, ऐसा गलती आपने नहीं करना है। जैसे मैंने बोला कि एक लैपटॉप में बहुत सारे पेजेस ओपन होंगे तो लैपटॉप हैंग हो जाएगा, फोन हैंग हो जाएगा, ठीक उसी तरह ये सारी चीजें एक साथ नहीं करना है। तो सर एक साथ अगर नहीं करना है तो हमने क्या अप्रोच अडॉप्ट करना है? वेरी सिंपल, जैसे मैंने आपको बोला कि आप जब कॉलेज टाइम में हो, कॉलेज डेज में हो, यस, उस समय आपने सिर्फ बेसिक चीजें की तैयारी करनी है। फॉर एग्जांपल एप्टीट्यूड होता है, मेंटल एबिलिटी, रीजनिंग, यस, ये आप कॉलेज जब आप कॉलेज में हो तब आप उसकी तैयारी कर सकते हो। यस, आप बेसिक जनरल नॉलेज की तैयारी कर सकते हो। फॉर एग्जांपल इंडियन हिस्ट्री कैसा होता है, इंडियन हिस्ट्री क्या है, इसके बारे में आप थोड़ी जानने की कोशिश कर सकते हो। इंडियन पॉलिटी क्या है, इंडिया का संविधान कैसे डिजाइन किया गया है, इसके बारे में आप जानने की कोशिश कर सकते हो। इंडिया का ज्योग्राफी क्या है, हिमालय बोला तो हिमालय और सह्याद्री, इसमें फर्क क्या है, गंगा और गोदावरी में फर्क क्या है, ये कैसे बहते हैं, यस, मेघालय के जंगल कैसे है, राजस्थान का डेजर्ट कैसा है, ये सब चीजों को, बेसिक चीजें जानना आप अपने कॉलेज डेज में कर सकते हो। यूजुअली हमको कैसा होता है कि एक में आप सब यूथ्स हो तो आपको मैं एक बता दूं, यूपीएससी एमपीएससी या स्टाफ सिलेक्शन के प्रिपरेशन में एक चीज हमेशा याद रखना कि कोई भी चीज को तैयार करते समय यस आपने पेशेंसली तैयार करना है। हर चीज को तैयार करने के लिए टाइम लगता है। जैसे एक मटके को तैयार करने के लिए हम पहले उसको सुखाना पड़ता है, उसको गर्म करना पड़ता है, उसके बाद ही हम उसमें पानी भर सकते हैं। ठीक उसी तरह यूपीएससी की तैयार करते समय ही हमको आराम से ग्रेजुअली उसको तैयार करना है। यस, कच्चा घड़ा होगा तो वो पानी उसमें से लीक होगा, तो वैसे तैयारी हमने अवॉइड करना है। सो आपने ग्रेजुअली तैयार करते जाना है। तो सिंपल 3 सब्जेक्ट्स मैं आपको एडवाइस करूंगा कि ये 3 सब्जेक्ट का अंडरस्टैंडिंग, ये 3-4 सब्जेक्ट का आपने कॉलेज के टाइम कर सकते हो। एक तो इंडियन हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटी, इंडियन ज्योग्राफी और एप्टीट्यूड, ये तीनों का अंडरस्टैंडिंग आप सिंपल होता है। ये सब आप स्कूल वगैरह में थोड़ा इसके बारे में आपको जानकारी होती है और इसका स्टडी आप कॉलेज के थ्रू कर सकोगे। आप बोलोगे सर आपने
इकोनॉमिक्स नहीं बोला। इकोनॉमिक्स कैसा होता है, थोड़े टेक्निकल सब्जेक्ट्स होते हैं, तो टेक्निकल सब्जेक्ट जब तक आपको सिखाए नहीं जाएंगे कि देखो ये टेक्निकल है, ये उसके थियरीज है, तब तक आपकी तैयारी उसमें नहीं होती है। तो इसलिए ये चीज, इंडिया का हिस्ट्री कैसा है, यस इंडिया का संविधान कैसा है, तो देयर इज संविधान सीरीज, इज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने संविधान सीरीज लॉन्च किया है, जिसमें आप क्या कर सकते हो, वो पूरा इंडिया का संविधान कैसे बना है, वो प्रोसेस कैसे बना है, वो पूरा उस संविधान सीरीज में है। हम वेब सीरीज देखते हैं, तो उसके बदले अगर ये संविधान सीरीज हम देख लेंगे तो हमारा स्टडी ऑलरेडी क्या हो जाएगा, हमारा स्टडी हो जाता है। तो ऐसे राज्यसभा टीवी के बहुत सारे चैनल्स है जिसमें इंडियन हिस्ट्री, इंडियन ज्योग्राफी, भारत की विविधता, भारत का इतिहास, ये सब चीज है। भारत एक खोज, बहुत साल पहले डीडी चैनल ने एक सीरीज स्टार्ट किया था, भारत एक खोज। मैं आपको बता दूं, ये भारत एक खोज सीरीज आप देख लोगे, आपका इंडियन हिस्ट्री का बेसिक ऐसे एक सबसे बढ़िया तैयार हो जाएगा। तो कॉलेज में रहते समय इस चीज का आप तैयारी कीजिए। जो हर एग्जाम का जो टेक्निकल चीजें है, वो जब आप ग्रेजुएशन खत्म करोगे उसके बाद उसको आप कंप्लीट कर सकते हो। Okay, thank you, sir. So our next question is that how the post is decided, on what basis different post is given to an individual. ओके, सो यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम हो या एमपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम हो या स्टाफ सिलेक्शन हो, पोस्ट जो डिसाइड होता है मेरिट पे डिसाइड होता है। क्योंकि मैं आपको बता दूं, जो सिविल सर्विस एग्जाम है उसमें आईएएस, आईपीएस, फॉरेन सर्विस, रेवेन्यू सर्विस, रेलवे सर्विस, ऐसे 20 अलग अलग डिफरेंट सर्विस है। महाराष्ट्र का स्टेट सर्विस एग्जाम देखोगे तो डीवाईएस, डीसी डिप्टी कलेक्टर, डीवाईएसपी, मंत्रालय ऑफिसर, असिस्टेंट सेल्स टैक्स कमिश्नर, अलग अलग सर्विस है। ठीक उसी तरह स्टाफ सिलेक्शन में भी प्रोबेशनरी ऑफिसर, कस्टम ऑफिसर और बहुत सारे अलग अलग सर्विस, मंत्रालय ऑफिसर, ऑडिट ऑफिसर, ऐसे बहुत सारे सर्विसेज होते हैं। ये सब सर्विसेज के सिलेक्शन जो होता है सबसे पहले डिसाइड होता है मेरिट पे। मेरिट मींस ये सब जो एग्जाम्स होते हैं, इन सब के एग्जाम्स, मेंस और इंटरव्यू के मार्क्स, आई रिपीट मेंस और इंटरव्यू के मार्क्स को क्लब किया जाता है, उसका ग्रैंड टोटल लिया जाता है। वो ग्रैंड टोटल के बाद एक मेरिट लिस्ट लगाया जाता है। मेरिट लिस्ट लगाने के बाद, यस मेरिट लिस्ट, तो जितने भी कैंडिडेट्स बैठे हैं मेंस और इंटरव्यू के लिए, तो उनका जब मेरिट लिस्ट लगेगा तो मेरिट लिस्ट लगाया जाएगा। सेकेंडली, ये सारे एग्जाम्स में जब आप एग्जाम अपियर करते हो तभी आपको एक चॉइस दिया जाता है, चॉइस ऑफ सिलेक्शन, प्रेफरेंस ऑफ सर्विस। फॉर एग्जांपल, एक कैंडिडेट होगा, वो बोलेगा कि मुझे आईपीएस ही बनना है, सो मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस आईपीएस है, सो वो अपना प्रेफरेंस प्रेजेंट करता है। यस, स्टेट सर्विस में अगर देखोगे तो एक कैंडिडेट रहेगा, वो बोलेगा कि मुझे तहसीलदार ही बनना है, मेरा प्रेफरेंस सिर्फ तहसीलदार के लिए है। स्टाफ सिलेक्शन में कैंडिडेट बोलेगा कि मुझे ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस ऑफिसर ही बनना है, तो वो अपना प्रेफरेंस वैसे डालेगा। सो मेरिट लिस्ट, प्रेफरेंस बाय कैंडिडेट और कैटेगरी, ये कैटेगरी मींस आपके कास्ट का जो कैटेगरी रहता है, ये तीनों के बेसिस पर कैंडिडेट सिलेक्ट किए जाते हैं। सो आपका मेरिट लिस्ट में आपका रैंक हाई है तो आपने जो प्रेफरेंस दिया है, फॉर एग्जांपल एक कैंडिडेट है, उसने जो फर्स्ट प्रेफरेंस दिया है, फॉर एग्जांपल एक कैंडिडेट है सिविल सर्विस, यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम में, उसने कैंडिडेट ने फर्स्ट प्रेफरेंस दिया आईएएस, लेकिन आईएएस के सिर्फ 100 पोस्ट है और उसका रैंक 150 है। यस, तो अभी आईएएस तो वो नहीं बनेगा, सो यूपीएससी वो स्ट्राइक आउट करेगी। यूपीएससी बोलेगी सेकंड प्रेफरेंस आपका क्या है, सेकंड प्रेफरेंस उसका जो रहेगा और उसके नंबर में वो बैठता रहेगा, तो वो सेकंड प्रेफरेंस दिया जाता है। अब एक कैंडिडेट होगा जिसका लास्ट रैंक होगा, लास्ट रैंक, वो लास्ट रैंक मींस सारे प्रेफरेंस उसके फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जितने भी प्रेफरेंस है, उसके जो भी प्रेफरेंस लास्ट रहेंगे वो प्रेफरेंस उसको दिया जाता है। सो मेरिट लिस्ट में रैंक, कैंडिडेट का सिलेक्शन में प्रेफरेंस, जब वो मेंस इंटरव्यू जाता है तो कैंडिडेट वो भरता है तो उसका प्रेफरेंस क्या है, और आपका कैटेगरी, ये तीन के बेसिस पे यस एक पर्टिकुलर पोस्ट अलॉट किया जाता है। Okay, sir. Thank you, sir. So our next question is that what is the role of a mentor in a civil service aspirant's life? Is it possible to crack UPSC only with self-preparation?
तो पहले मैं सेकंड क्वेश्चन का जवाब देता हूं कि सर इज इट एबल टू क्रैक यूपीएससी with just self study. Now it is able to crack UPSC with self study, but it will take a very long time. Is that clear? इसका रीजन ये है कि आप जब यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम में अपीयर करते हो तो पूरे इंडिया भर के कैंडिडेट अपीयर करते हैं. यस, सो आप फॉर एग्जांपल मैं यूपीएससी पहले बात करूंगा, दिस गोज फॉर ऑल स्टाफ सिलेक्शन और एमपीएससी के भी होते हैं. सो आपको क्या चाहिए, आपने जो आंसर लिखा है, फॉर एग्जांपल यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम में देयर इज अ पेपर, एसे पेपर, आपको एसे लिखना है, एक पेपर में सिर्फ आपको एसे लिखना है. नाउ एक कैंडिडेट बोलेगा मुझे एसे लिखने आता है, मैं अच्छा एसे लिखता हूं, लेकिन हाउ कैन अ पर्सन से कि ये जो मैंने ऐसे लिखा है ये सबसे बेस्ट ऐसे लिखा है. यस, लेकिन तो देयरफॉर वो कैंडिडेट को लगेगा कि ये जो मैंने ऐसे लिखा है सबसे बेस्ट ऐसे लिखा है, लेकिन पूरे इंडिया भर के कंपटीशन में वो ऐसे नॉट नेसेसरली बेस्ट होगा. ये क्लियर? कभी कभी हमारे एग्जाम्पल हम जो देंगे हमसे बेटर एग्जाम्पल कोई दूसरा दे सकता है. सो देयरफॉर कैंडिडेट जब खुद वो तैयारी करता है तो उसके लिए वो टाइम जाता है टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द स्टैंडर्ड रिक्वायर्ड टू क्लियर दिस एग्जाम. सो वो जो स्टैंडर्ड जो होता है, सेम गोज विद एमपीएससी ऑल्सो, सेम गोज विद स्टाफ सिलेक्शन ऑल्सो. स्टाफ सिलेक्शन में आपका मेंटल एबिलिटी, आपका न्यूमेरिकल एबिलिटी बहुत अच्छा होना चाहिए. फॉर एग्जांपल उसमें क्विक कैलकुलेशंस आपको आने चाहिए. नाउ कोई कैंडिडेट कितना भी ट्राई करे एक लिमिट तक वो पहुंच सकता है, लेकिन अगर वही ट्रिक्स अगर उसको कोई बता दे कि देखो ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए ये ट्रिक कर, तो विद इन 15 सेकेंड्स तेरा आंसर आ जाएगा. सो वो उसको एडवांटेज प्रोवाइड करता है. सो सेल्फ प्रिपरेशन से भी होगा, लेकिन उसको बहुत टाइम लगेगा और नॉट नेसेसरली एवरीबडी इज केपेबल इनफ टू रीच दैट पर्टिकुलर स्टेज. कोई ना कोई लेवल पर आपको वो गाइडेंस लगेगा ही. यस, कि इसको इस तरह से अगर प्रेजेंट करे, क्योंकि यूपीएससी में कोई भी सही या गलत आंसर नहीं होता है. यूपीएससी में आपने जो आंसर दिया उस आंसर, यूपीएससी हो, एमपीएससी हो या इंटरव्यू हो या स्टाफ सिलेक्शन हो, उसमें सही और गलत आंसर नहीं होता है. आपने जो आंसर दिया उस आंसर के लिए आपके पास क्या आर्गुमेंट है, उस चीज का टेस्ट किया जाता है. सो उसके लिए आपको गाइडेंस की जरूरत लगती है टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द स्टैंडर्ड, नॉट टू क्लियर द एग्जाम. क्योंकि एग्जाम क्लियर करने के लिए कैंडिडेट को खुद ही मेहनत करना पड़ता है, लेकिन देखो ये स्टैंडर्ड है, ये टेक्निक्स है, ये स्टैंडर्ड और ये टेक्निक्स आपको पता चल जाए तो आपको एग्जाम के लिए क्या हो जाता है, आप एग्जाम के लिए इजीली क्रैक करते हो. दूसरा, रोल ऑफ मेंटर क्या होता है. यस, रोल ऑफ मेंटर क्या होता है कि आप कभी कभी हम भटक जाते हैं. इज क्लियर? हमारी तैयारी में भटक जाते हैं. कभी कभी हमारे तैयारी करते करते सेल्फ डाउट होगा. फॉर एग्जांपल हमारे प्रिपरेशन में सपोज ऐसा होता है कि बहुत सारे, जैसे हम मेंटरिंग करते हैं तो देखते हैं कि कैंडिडेट्स बहुत ही टैलेंटेड होने के बावजूद भी जब एग्जाम अपीयर होते समय यस उनके अंदर वो फियर होता है, व्हाट इफ मैं नहीं कर पाया तो, मैं क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाया तो. यस, तो वो सारे डाउट्स जो होते हैं, वो मन में जो डाउट्स होते हैं, मन में जो दुविधाएं क्रिएट होती है, वो रिजॉल्व करने के लिए वो मेंटरशिप की जरूरत होती है. तो जो भी छोटा मोटा डाउट रहेगा उसको रिजॉल्व करने का काम, वो एक छोटा सा एडवाइस वो क्या कर देता है, वो काम कर देता है. फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं, इस साल का जो एग्जाम हुआ था, सो जो फर्स्ट पेपर आया था वो पूरे इंडिया के लिए चैलेंजिंग था. सो नो कैंडिडेट, जब अच्छे कैंडिडेट जिन्होंने बहुत अच्छा तैयारी किया, एवरेज तैयारी किया और जिन्होंने तैयार नहीं किया, सबके लिए वो चैलेंजिंग रहा. अभी जिन्होंने तैयारी नहीं किया तो उसको तो पता ही नहीं चलेगा कि भाई ये अच्छा है क्या नहीं है, लेकिन जिन्होंने बहुत अच्छा तैयारी किया और जिन्होंने एवरेज तैयारी किया, उन लोगों को लगा यार अपन होंगे कि नहीं होंगे. लेकिन ब्रेक के बाद अगला 2 घंटा आपको दूसरा पेपर देखना है, तो बहुत सारे कैंडिडेट्स क्या कर दिए, वो जो पहला पेपर हो गया उसको चेक करने लग गए. अब जिनके पास मेंटर होते हैं उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने मेंटर्स को कॉल किया कि सर देखो सर मैडम देखो पहला पेपर ऐसा गया है तो मेरे को थोड़ा डर लग रहा है, मेरा होगा कि नहीं, सेकंड पेपर कैसा होगा क्या होगा. तो तब उधर जो एडवाइस दिया है कि कुछ मत कर,
यस, पहला पेपर को बाजू में रख दे, उसको बैग में डाल दे, अभी इसको देखना ही नहीं है, यस, अभी लंच कर ले, थोड़ा रेस्ट कर ले, अगले 2 घंटा और अपने को यूपीएससी एमपीएससी का पेपर देना है तो उस पर कॉन्सेंट्रेट कर। ये छोटा सा एडवाइस क्या होता है, यस, आपको डिफरेंशिएट कर देता है। तो जहां पे भी वो 2 रास्ते दिखाई देते लाइफ में, वहां पे वो मेंटर का रोल आता है। Okay, sir. Thank you, sir. Sir, our next question is that, sir, kindly explain us the pay scale of civil servants. सिविल सर्वेंट्स का पे स्केल जो होता है, पे स्केल, यस, अलग अलग लेवल पे अलग अलग पे स्केल होता है। फॉर एग्जांपल, जब आप इनिशियल लेवल पे होते हैं, जो जूनियर पे स्केल होता है इज अर्लियर, एक बेस सैलरी आपका होता है। बेस सैलरी मतलब मिनिमम आपको 50,000 आपका पे स्केल होता है। प्लस अपार्ट फ्रॉम पे स्केल देयर आर मेनी पर्क्स। फॉर एग्जांपल, आपको जो ये होता है, आपको जो ट्रैवलिंग अलाउंस वगैरह होता है, या आपको जो घर वगैरह रहता है, वो सारी चीजें आपको गवर्नमेंट के थ्रू ही आपको मिलती है इन अलग अलग सर्विस। चाहे वो क्वार्टर्स हो, चाहे वो बंगलोस हो, दे आर ऑल विद रिस्पेक्ट टू द डिफरेंट, अलग अलग गवर्नमेंट के अलग अलग सर्विसेज के। फॉर एग्जांपल, रेलवे के अलग है, पुलिस डिपार्टमेंट के अलग है, आईएएस ऑफिसर्स के अलग है, पोस्टल डिपार्टमेंट्स के अलग है। तो वो अलग अलग सर्विसेज के अलग अलग चीजें है। लेकिन पे स्केल अगर मैं बोलूं तो एक बेसिक 35,700 से आगे ही आपको मिलता है। बेसिक है, दैट्स द बेस पे स्केल, उसके आगे वो मिलता जाता है। और अलग अलग स्टेट डिपार्टमेंट, स्टेट गवर्नमेंट्स का अलग है। सो वो ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि इतना ही हमको पैसा मिलता है। यस, वो अलग, जैसे प्रोग्रेस होते जाता है, जूनियर लेवल का, जूनियर स्केल का आपका अलग होता है, सीनियर स्केल का अलग होता है, सुपर एनिमेशन ऑफिसर होते हैं तब आपका अलग होता है। बट एक मिनिमम आप चलो, एक 50,000 आपके 50,000 मिनिमम इज व्हाट यू गेट इन हैंड when you are part of the civil service exam, when you are part in any of the post, that's the minimum part. Okay, thank you, sir. At last, is there any impact of new education policy on civil services examination? न्यू एजुकेशन पॉलिसी का जो इम्पैक्ट है, तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी अगर आप देखोगे तो उसमें बहुत ही डायनेमिक बना दिया है। डायनेमिक इन द सेंस कि पहले क्या होता था कि आपको सिर्फ एक सब्जेक्ट आप पढ़े। फॉर एग्जांपल, जो कॉमर्स के स्टूडेंट है वो सिर्फ क्या पढ़ रहे, वो सिर्फ कॉमर्स पढ़ रहे। इज अर्लियर बैलेंस शीट, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, मैनेजरियल अकाउंटिंग, ये सारी चीज पढ़ रहे। लेकिन उसके साथ अगर आप टेक्नोलॉजी पढ़ोगे, तो फिनटेक, जो नए नए डायमेंशन ओपन हुए फिनटेक के, तो वहां पे आप क्या कर सकते हो, आपको तैयारी हो सकता है। यस, यूजुअली ऐसा देखा गया है, आप सब लोग स्टूडेंट्स हो कि यस, तो हम कैसे, आपने कॉलेज में एडमिशन कैसे लिया है, बहुत अच्छा परसेंटेज है तो साइंस में लिया है, थोड़ा कम परसेंटेज है तो कॉमर्स में लिया है, और एवरेज एकदम कम परसेंट है तो आपने आर्ट्स में लिया है। यस, तो हम ये कैटेगराइज क्यों कर रहे हैं कि अच्छा परसेंटेज आए तो साइंस में ही जाना चाहिए? ऐसा बिल्कुल नहीं है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी ने क्या है, ये चीज को ब्रेक कर दिया है। अभी आप क्या कर सकते हो, हाइब्रिड कोर्स कर सकते हो। सो एक आर्ट्स का स्टूडेंट जो साइकोलॉजी पढ़ता है, तो वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए उसकी जरूरत है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है उसकी जरूरत है, तो वो साइकोलॉजी का स्टूडेंट उधर हेल्प कर सकता है। ऐसे हाइब्रिड कोर्सेस क्या किए गए हैं, इंट्रोड्यूस किए। जो कॉमर्स पढ़ रहा है वो टेक्नोलॉजी लेके वो फिनटेक कर सकता है। जो साइंस पढ़ रहा है, जो वैक्सीन, बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी पढ़ रहा है, उसको अगर सोसाइटी के बारे में बताया जाए, सोशियोलॉजी अगर वो सीखता है, तो वैक्सीनेशन पॉलिसी, वैक्सीनेशन, न्यूट्रिशन, जो माल न्यूट्रिशन है इंडिया में, वुमेन और चिल्ड्रन का माल न्यूट्रिशन पूरे दुनिया में ज्यादा है, तो वो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए वो केपेबल होता है। सो न्यू एजुकेशन पॉलिसी कैंडिडेट्स को डायनेमिक बनाता है, एंड डेफिनेटली वो आपके प्रिपरेशन में काम आएगा, क्योंकि यूपीएससी एग्जाम तो वैसे ही डायनेमिक क्वेश्चंस पूछती है। थैंक यू सर। सर ने हमें बहुत अच्छे तरीके से मार्गदर्शन किया है। आप में से किसी को कोई प्रश्न होंगे तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, या एक एक करके अनम्यूट होकर भी पूछ सकते हैं। Sir, I want to ask a question. May I? Yes, please. आप मैसेज भी कर सकते हो। So सर, यूपीएससी में सर बहुत सारे सब्जेक्ट्स रहते हैं और इसके साथ हमें ऑप्शनल भी लेना रहता है इसके साथ। yes, तो सर हम लोग ऑप्शनल सब्जेक्ट कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं? तो सर जैसे कि मैं अपनी बात करूँ तो मैं एक माइक्रोबायोलॉजी का स्टूडेंट हूँ, तो मैं कैसे ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज करूँ? ओके,
यूपीएससी में जो ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है एक स्पेशल सब्जेक्ट होता है जो मेंस स्टेज में आपको काम आता है। ये सब्जेक्ट में आपका जो तैयारी होता है शुड बी ऑफ ऑनर्स लेवल। ऑनर्स लेवल मतलब ग्रेजुएशन के ऊपर और पोस्ट ग्रेजुएशन के बिलो जो लेवल होता है वो ऑनर्स लेवल का आपका तैयारी होना चाहिए। यूपीएससी में ऑप्शनल कैसे सिलेक्ट करना है, ऑप्शनल वो सब्जेक्ट सिलेक्ट करना है। आपका पर्पस ऑप्शनल कोई भी सिलेक्ट करने का ये होता है कि वो सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट हो, सेकेंडली वो सब्जेक्ट आप तैयार कर सकते हो विद इन फ्रेम ऑफ टाइम, थर्डली आपको वो सब्जेक्ट जब आप तैयार करोगे यूपीएससी प्रिपरेशन में आपको हेल्प करे और आपको मार्क्स भी क्या करे, आपको मार्क्स भी प्रोवाइड करे। यूजुअली हम देखते हैं कि जो कॉमन सब्जेक्ट्स होते हैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये जो सब्जेक्ट्स होते हैं जितने भी कैंडिडेट्स होते हैं मेजॉरिटी कैंडिडेट्स इसी सब्जेक्ट को ऑप्ट करते हैं। ये इसका रीजन ये है क्योंकि ये सारे सब्जेक्ट्स हम पढ़ते हैं तो बाकी यूपीएससी के जो डायनेमिक्स है उसको जानने के लिए, फॉर एग्जांपल एक कैंडिडेट है जो फिजिक्स पढ़ेगा, सो वो जब ऑप्शनल तैयार करेगा उसे स्पेसिफिकली और एक्सक्लूसिवली फिजिक्स के लिए तैयारी करना पड़ेगा, और जब वो जनरल स्टडीज तैयारी करेगा तो उसके लिए अलग उसको तैयारी करना पड़ेगा, और जब वो ऐसे तैयारी करेगा तो उसको और अलग तैयारी करना पड़ेगा। ऑन द अदर हैंड हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इंटरनेशनल रिलेशन, सोशियोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये 5 सब्जेक्ट में से अगर कैंडिडेट तैयारी करता है तो उसका कोई ना कोई पार्ट ये जनरल स्टडीज और एसए में कनेक्टेड होता है। तो वो टेक्निकल, सिर्फ टेक्नोलॉजिकल फिजिक्स में तो सिर्फ आपको इक्वेशन लिखने आएगा, लेकिन ये सारे सब्जेक्ट्स में आपको क्या है, आपको वो ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग, सोसाइटी से जो कनेक्शन है, सोसाइटी के नर्व से, वो आपको और बेटर पता चलते हैं। सो अगर आपको ऑप्शनल चूज करना है तो ये जो 5 सब्जेक्ट्स है इसमें आपने कंफर्टेबली चूज करना है, क्योंकि फर्स्ट इसमें जैसे आप ये सब्जेक्ट पढ़ोगे तो इंटरेस्ट डेवलप होगा, सेकंड आपके यूपीएससी के जो बाकी प्रिपरेशन है उसमें से भी ये कनेक्टेड है, और थर्ड ये सबसे ज्यादा कैंडिडेट यूपीएससी में जो सिलेक्ट होते हैं वो इन्हीं ऑप्शनल में से सिलेक्ट होते हैं। नो डाउट एक्सेप्शनल ऑप्शनल में भी सिलेक्ट होते हैं। फॉर एग्जांपल यूपीएससी में अगर देखोगे तो एक 800 से 1000 कैंडिडेट सिलेक्ट होते हैं, लेकिन मेडिकल साइंस वाले कैंडिडेट सिर्फ 20 रहते हैं, ओनली 20। यस, लेकिन अगर आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के देखोगे तो उसमें से आपको 300 कैंडिडेट मिलेंगे। सो जो ऑप्शनल मेजॉरिटी ऑफ कैंडिडेट सिलेक्ट कर चूज करते हैं, वी शुड बी अ पार्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑप्शन। यस सर, आई एग्री। लेकिन सर आप देखोगे ह्यूमैनिटीज के जो सब्जेक्ट है उसमें सर ह्यूमैनिटीज के बहुत सारे बच्चे चले जाते हैं ना, तो सर उसके अंदर कंपटीशन भी बहुत बढ़ जाता है, तो उससे कैसे डील करना चाहिए? यस, ह्यूमैनिटीज, इवन दो ह्यूमैनिटीज में ज्यादा कैंडिडेट्स है, जैसे मैंने जो ये 5 सब्जेक्ट्स बताए, ये पांचों सब्जेक्ट ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट्स है। इवन दो नंबर ऑफ स्टूडेंट ज्यादा है, इंटेंसिटी ऑफ कंपटीशन कम है। एक सिंपल एग्जांपल दूं तो फॉर एग्जांपल फिजिक्स ऑप्शनल, सपोज एक्सेप्शनल ऑप्शन हम लेते हैं, फिजिक्स, कॉमर्स, मेडिकल साइंस। मुझे बताइए फिजिक्स, कॉमर्स, मेडिकल साइंस, इसमें कौन से बच्चे बैठेंगे? वही जो इसमें प्रोफेशनल है। फॉर एग्जांपल फिजिक्स में देखा जाए तो पूरे आईआईटीज के बच्चे बैठते हैं, यस, जो आईआईटीज जिनका बैकग्राउंड होता है। यस, मेडिकल साइंस में जो एमबीबीएस है, एमडी है, एमएस है, वो सारे स्टूडेंट्स अपीयर करते हैं। सो इवन दो उसमें नंबर कम है, लेकिन इंटेंसिटी ऑफ कंपटीशन ज्यादा है। तो सपोज मैं अगर एक जनरल कॉलेज का बीएनएन कॉलेज अगर हम देख लेते हैं, तो बीएनएन कॉलेज का मैं एक फिजिक्स ग्रेजुएट हूं, और तो पहले मुझे आईआईटी लेवल के पर आना पड़ेगा और फिर उनके साथ compete करना पड़ेगा। ऑन द अदर एंड ये ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट जो होते हैं, एवरीबडी इज ऑन द सेम लेवल। इज द क्लियर? इवन दो कॉलेज में जो किसी ने बीए किया है हिस्ट्री में, लेकिन यूपीएससी में जो हिस्ट्री पूछा जाता है उसके लिए उसको फिर से बहुत सारे कंपोनेंट्स पढ़ने पड़ते हैं। दिस गोज विद ऑल द सब्जेक्ट्स ऑफ ह्यूमैनिटीज। सो इसलिए वो एडेड एडवांटेज मिलता है, दो हमको नंबर ज्यादा मिलता है लेकिन इंटेंसिटी ऑफ कंपटीशन कम है। ऑन द अदर एंड जो एक्सेप्शनल सब्जेक्ट्स है उसमें इंटेंसिटी ऑफ कंपटीशन ज्यादा है। Yes, sir. Thank you, sir. Sir, some questions have come Yes. from student side.
Yes. First question is from Ritika Kamble. Yes. She is asking that is the MPSC hard to pass? देखो, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम इजी या डिफिकल्ट ऐसा नहीं है। जब हर एग्जाम की जरूरत अलग होती है। फॉर एग्जांपल आप स्टाफ सिलेक्शन एग्जाम देखोगे तो ये इंस्पेक्टर लेवल का एग्जाम है, इंस्पेक्टर लेवल क्लास 2 क्लास 3 लेवल का एग्जाम है। तो हमको क्या लगता है, हमको एक मिसकंसेप्शन होता है, अच्छा ये इंस्पेक्टर लेवल का है तो बहुत इजी होगा। ऐसा नहीं है। उसके लिए, उसको क्रैक करने के लिए, उसको compete करने के लिए आपको जो स्किल्स है, कैलकुलेशन लेवल है, उसके लिए बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ती है। सो हर जो एग्जाम होता है, चाहे वो यूपीएससी हो, चाहे एमपीएससी हो, या चाहे वो स्टाफ सिलेक्शन एग्जाम हो, हर एग्जाम का एक डिमांड होता है। जब भी हमको वो डिमांड नहीं समझ में आता है या वो एग्जाम को क्रैक करने के जो टेक्निक्स नहीं पता होते हैं, तब वो एग्जाम डिफिकल्ट जाता है। तीनों एग्जाम में हिस्ट्री आपको पढ़ाया जाएगा, हिस्ट्री आपको पूछा जाएगा, लेकिन उसको पूछने का जो तरीका है वो अलग होगा। सो आपको एक पर्टिकुलर एग्जाम का डिमांड अगर समझ में आ गए तो वो एग्जाम इजी हो जाता है। यस, सो इट इज नॉट दैट कि एसएससी इज हार्ड और यूपीएससी इज हार्ड, नहीं, उसका एक अपना स्टैंडर्ड है, उसका एक अपना लेवल है। अगर आपको वो लेवल पता चल गया तो एग्जाम इजी, अगर आपको लेवल और स्टैंडर्ड पता नहीं चला, यस, तो एग्जाम डिफिकल्ट होता है। Thank you, sir. Sir, some next questions from Shavni. She is asking that, sir, what is the difference between polity and political science? ओके, पॉलिटिकल साइंस जो होता है वो एक सब्जेक्ट है। पॉलिटिकल साइंस, व्हेन आई एम सेइंग, इट इज अ ब्रॉड सब्जेक्ट। इज दैट क्लियर? ब्रॉड सब्जेक्ट, नॉट जस्ट इन क्या बोलते हैं, सिर्फ एक किताब का सब्जेक्ट नहीं है, बल्कि एक पूरा साइंस है। इज दैट क्लियर? पॉलिटिकल साइंस है तो उसमें बहुत सारे चीजें आती है। फॉर एग्जांपल उसमें थियरीज ऑफ पावर आता है, स्टेट डेमोक्रेसी, ये सब चीजें क्या होती है, इनका एग्जिस्टेंस क्या होता है, यस, पावर, प्रेसिडेंट वगैरह, ये सब क्या होते हैं, पावर क्या होता है, पावर, व्हाट डू यू मीन बाय पावर, इसका पूरा एक चैप्टर है। दुनिया भर के फिलोसोफर्स जो होते हैं, यस, चाहे वो ग्रीक के एरिस्टोटल, प्लेटो हो, या इंडिया के गांधी जी, सावरकर, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर हो, ऐसे जो लोग हैं, ऐसे फिलोसोफर और जो एक्सपर्ट है, उन सारे लोगों का स्टडी उस पॉलिटिकल साइंस में किया जाता है। इट इज कॉल्ड एज अ मास्टर साइंस। इंडियन पॉलिटी, यूपीएससी जो जनरल स्टडीज होता है उसमें पॉलिटिकल साइंस नहीं होता है, उसमें इंडियन पॉलिटी होता है। इंडियन पॉलिटी मतलब इंडिया का जो डेमोक्रेसी, हम बोलते हैं ना इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो इंडिया का डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर क्या है। फॉर एग्जांपल इंडिया में पार्लियामेंट है, इंडिया में विधानसभा, विधान भवन है, इंडिया में जुडिशरी, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट है, इंडिया में इलेक्शन कमीशन है। तो ये सारे सिस्टम्स कैसे चलते हैं वो इंडियन पॉलिटी में सिखाया जाता है। तो इंडियन पॉलिटी इज जस्ट अ पर्टिकुलर पार्ट जिसमें इंडिया का पॉलिटिकल सिस्टम कैसे है वो किया जाता है। पॉलिटिकल साइंस इज अ वेरी ब्रॉड, इट्स अ काइंड ऑफ, इट्स अ टोटल न्यू सब्जेक्ट, एंड टोटल न्यू नहीं, इट्स अ ओल्ड सब्जेक्ट बट अ टोटल डिफरेंट सब्जेक्ट। Thank you, sir. Sir, next question is from Dharti Mehta. She is asking that पढ़ाई कब से शुरू करनी चाहिए? पढ़ाई कब से शुरू करनी चाहिए? पढ़ाई देखो, पहले आपने पढ़ाई से पहले अपने आप को अंडरस्टैंड, तैयार करना है कि हाँ मुझे ये एग्जाम देना है। जिस दिन आप वो डिसाइड करते हो उस दिन से ही पढ़ाई शुरू हो जाती है। आप जिस दिन ये डिसाइड कर लो कि हाँ मुझे ये एग्जाम देना है, आई एम गोइंग टू गिव दिस एग्जाम, उस समय आपका पढ़ाई शुरू हो जाता है। सेकेंडली, जैसे मैंने बताया कि कॉलेज लेवल में आप स्किल्स तैयार करो। ये एग्जाम, चाहे वो यूपीएससी हो, एमपीएससी हो या स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हो, ये एग्जाम को क्रैक करने के लिए हमको कुछ स्किल्स चाहिए। जैसे आप फॉर एग्जांपल आपको साइकिल चलाने का स्किल आना चाहिए, गाड़ी चलाने का स्किल आना चाहिए, लिखने का स्किल आना चाहिए, फोटो बनाने का स्किल आना चाहिए, वीडियो बनाने का स्किल आना चाहिए। ठीक उसी तरह जब आप यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम या बाकी एमपीएससी या स्टाफ सिलेक्शन एग्जाम में आते हो तो आपको कुछ बेसिक स्किल्स चाहिए। तो वो स्किल्स की तैयारी आप कॉलेज में करो। जैसे मैंने जो सब्जेक्ट्स बताए जनरल स्टडीज के, वो कीजिए, एप्टीट्यूड है उसके कीजिए, वो तो आप कॉलेज लेवल से ही आप क्या कर सकते हो, कॉलेज लेवल से, सीनियर कॉलेज में जब आप हो तभी आपने स्टार्ट करना है।
Thank you, sir. So next question is from Ansai Imran. He is asking that as a mechanical engineer, how we can manage the study of UPSC CSE and UPSC ESE during college last year. ओके, तो आपको मैं इमरान को मैं सजेस्ट करना चाहूंगा कि क्योंकि आप मैकेनिकल इंजीनियर हो तो पहले आप क्या कीजिए, जो इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम है उस एग्जाम के सिलेबस और पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर देखिए। तो वो पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर और आपका जो सिलेबस है उसमें बहुत सारे सिमिलैरिटीज होंगे। तो वो चीज के लिए आप, वो टेक्निकल है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग आप कर रहे हो, इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम बहुत ही टेक्निकल है। आपका जो सब्जेक्ट आपने पढ़ा है उसी को क्या कीजिए, उसी को डायरेक्ट उधर कीजिए। तो आप जो भी इधर सब्जेक्ट पढ़ोगे, जो भी आपके मैकेनिकल ईयर्स में मैकेनिक्स वगैरह सब्जेक्ट्स है, मैकेनिक्स मैथमेटिक्स जो सब्जेक्ट्स है, वो सारे सब्जेक्ट वो इंजीनियरिंग के लिए, इंजीनियरिंग सब्जेक्ट के लिए काम आएंगे आप, तो वो अच्छे से आप उसी समय कीजिए। प्लस थोड़ा आपने जनरल नॉलेज के बारे में भी पढ़ना है। तो जैसे ही आपका ग्रेजुएशन खत्म होगा तो इंजीनियरिंग सर्विस का आपका पूरा तैयारी हो जाएगा। फर्स्ट, सेकंड, जो जनरल नॉलेज और जनरल स्टडीज के सब्जेक्ट है उसका बेसिक आइडिया आपको आ जाएगा। यस, ये दूसरा, सभी कैंडिडेट्स को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि यूपीएससी, एमपीएससी स्टाफ सिलेक्शन इनके वेबसाइट पर जाकर पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर ये डेफिनेटली क्या करना चाहिए, आपने विजिट करना चाहिए, आपने देखना चाहिए टू अंडरस्टैंड। ये मत देखो कि सॉल्व होता है क्या मुझसे या ये भी पढ़ना पड़ेगा, ये देखिए कि एग्जाम में क्या पूछा जाता है। Thank you, sir. Sir, next question is from Neha Joshi. She is asking that what are the optional subjects for UPSC? यूपीएससी जैसे मैंने बोला, यूपीएससी के वेबसाइट में अगर जाएंगे तो यूपीएससी का नोटिफिकेशन होता है, तो वहां पे आपको लिस्ट ऑफ 20+ डिफरेंट ऑप्शनल सब्जेक्ट्स है। यस, आपको उसमें ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट है, इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स है, साइंस के सब्जेक्ट्स है, लिटरेचर सब्जेक्ट्स है। सो वो 20+ अलग अलग सब्जेक्ट्स है, उसमें से आप कोई भी सब्जेक्ट चूज कर सकते हो। तो ह्यूमैनिटीज के भी है, कॉमर्स के भी है, मैनेजमेंट के भी है, इंजीनियरिंग के भी है, साइंस के भी सब्जेक्ट है, एग्रीकल्चर भी है, यस, लिटरेचर भी, अलग अलग लिटरेचर्स भी सब्जेक्ट्स आपके पास है। तो वो आप विजिट कर सकते हो उसके वेबसाइट पे और उसके पीडीएफ आपको मिल जाएगा। The next question from Akshay Khandagle. He is asking that, so what is the SP and DSP, difference between SP and DSP? SP एंड DSP, देखो जो भी डिस्ट्रिक्ट होता है इंडिया में 18वीं शताब्दी से, 18th सेंचुरी से डिस्ट्रिक्ट एज एन एडमिनिस्ट्रेशन ये सेटअप किया गया। आज भी जो पूरे इंडिया का सबसे जो कोर माना जाता है, एडमिनिस्ट्रेशन का सबसे जो पिलर माना जाता है, वो एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट होता है। इसलिए आप देखोगे कि जब भी प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर या ये डिग्नेटरीज आते हैं तो सबसे पहले ये डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को मिलते हैं। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन का अगर इनको चाहिए कुछ देखना है तो वहां के डिस्ट्रिक्ट एसपी, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, इनको मिलते हैं। नाउ एसपी और डीवाईएसपी में फर्क क्या है? तो पूरा जो डिस्ट्रिक्ट होता है, एक पर्टिकुलर एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट होता है, उसका जो लॉ एंड ऑर्डर का हर डायमेंशन का जिस पर कंट्रोल होता है, जिसके ऑर्डर से हर चीज मेंटेन होगा, उसको हम बोलते हैं सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, एसपी। अभी एक जो एसपी होगा वो बहुत सा, फॉर एग्जांपल थाने डिस्ट्रिक्ट देखेंगे तो थाने डिस्ट्रिक्ट में लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन कैसा होगा? एक होगा कि क्राइम डिपार्टमेंट, अलग अलग जो क्राइम होते हैं उनको देखना होगा। एक होगा कि ट्रैफिक मेंटेन करने का, ट्रैफिक करने का काम एक होगा। तीसरा होगा कि जो भी इंटेलिजेंस होगा, इंटेलिजेंस उसको मिलना होगा। यस, इंटेलिजेंस चाहिए। तो ये 3 डिपार्टमेंट का हम देखते हैं। तो 3 अलग अलग डिपार्टमेंट है। अभी जो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस है वो हेड होता है। वो क्या करते हैं कि अच्छा, मैं एक ऑफिसर को ऐसा रखता हूं जो मेरे को सिर्फ इंटेलिजेंस के बारे में ये करेगा, ब्रीफ करेगा। एक सबऑर्डिनेट को ऐसे रखता हूं कि जो मेरे को ट्रैफिक के बारे में ब्रीफ करेगा। एक सबऑर्डिनेट को वैसा रखता हूं जो मेरे को क्राइम के बारे में ब्रीफ करेगा। एक ऑफिसर को वैसा रखता हूं जो मेरे को साइबर इंटेलिजेंस, साइबर क्राइम के बारे में ब्रीफ करेगा। तो उनके अंडर उनके सबऑर्डिनेट जो ऑफिसर रहते हैं उनको हम बोलते हैं डीवाईएसपी,
डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। सो इट इज लाइक कोई भी गेम में वो कैप्टन और वाइस कैप्टन कैसे होता है, ऐसे एसपी और डीवाईएसपी होते हैं। तो एक डिस्ट्रिक्ट का एक एसपी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस होते हैं और मल्टीपल डीवाईएसपी जिनको अलग अलग जुरिस्डिक्शन, जैसे मैंने बोला एक क्राइम होगा, एक ट्रैफिक होगा, एक साइबर सेल होगा, एक वुमेन डिपार्टमेंट होगा, ऐसे अलग अलग डिपार्टमेंट्स के डीवाईएसपी होते हैं। सो कैप्टन और वाइस कैप्टन का रिलेशन है, वैसा आप उसको अज्यूम कर सकते हो। Thank you, sir. So next question is from Dinkar Singh. He is asking that sir एनसीसी भी सिविल सर्विसेज में इंक्लूड होते हैं? एनसीसी नहीं होते हैं, ठीक है, लेकिन जब आप फॉर्म भरते, जब आप इंटरव्यू स्टेज में जाते हो, चाहे वो यूपीएससी हो, एमपीएससी हो या स्टाफ सिलेक्शन हो, तो आपका जो बायोडेटा होता है तो उसमें पूछा जाता है आपके लिए कि आपने क्या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज की है। यस, तो आप उसमें कौन से एक्टिविटीज ऐसे है कि जहां पे आपने लीडरशिप पोजीशन रखा है, तो उस समय आप लिखोगे एनसीसी। तो कैंडिडेट आपका जब इंटरव्यू लिया जाएगा तो जो पैनल है तो वो आपको देखेगा कि यस ये कैंडिडेट क्या है, एनसीसी इसने किया है। एनसीसी क्या है, मतलब डिसिप्लिन कैंडिडेट है, पोजीशन ऑफ लीडरशिप रखा है, देश के लिए सेक्रीफाइस करने के लिए कैंडिडेट रेडी है और मेहनत करने के लिए, यस मेहनत, लेजी नहीं है कैंडिडेट। सो आपका एक पर्सनालिटी वहां पे रिफ्लेक्ट हो जाता है, बस उतना ही, बाकी कुछ उसका इंपॉर्टेंस नहीं रहता। Thank you, sir. So next question is from Ansai Imran. He is asking that how we can improve skill writing during college days. स्किल राइटिंग आप कैसे कर सकते हो? आपके कॉलेज में बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स होते हैं, इस अर्लियर इंटर कॉलेज कॉम्पिटिशन्स होते हैं, तो मैं आप सभी लोगों को एडवाइस करूंगा कि पार्टिसिपेट इन दैट इंटर एसे राइटिंग कॉम्पिटिशन्स, इंटर कॉलेज जो कॉम्पिटिशन्स होते हैं। दूसरा, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर भी कॉम्पिटिशन्स होते हैं ऑफ राइटिंग एसे, पोस्टर प्रेजेंटेशन, ये सारे जब कॉम्पिटिशन्स होते हैं तो वहां पे आप लिख सकते हो, यू कैन राइट दोस थिंग्स। बहुत सारे मैगजीन्स होते हैं जो फ्रीलांसिंग राइटिंग के लिए आपको सजेस्ट किया जाता है, तो वो भी क्या कर सकते हो, उसमें भी आप क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। तीसरा कि जो यूपीएससी के जो क्वेश्चन पेपर्स है, यूपीएससी के पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स है, एसेज है, तो वो आप लिख के आप कोई भी फैकल्टी से, अच्छे कोचिंग से, आप उनसे, आप मेंटर से आप क्या कर सकते हो, उनसे चेक करवा सकते हो। सो ऐसे 3 अलग चीजें आप कर सकते हो। और राइटिंग के लिए आपको कुछ रीड करना पड़ेगा, तो जो स्टैंडर्ड बुक्स होते हैं तो वो आपने रीड करना है। ऑटोबायोग्राफीज होते हैं, यस, या जो फ्यूचरिस्टिक बुक होते हैं, फॉर एग्जांपल इमेजिनिंग इंडिया हो या सेपियंस हो, ऐसे जो बुक्स होते हैं, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के बुक्स हो, तो ये सारी चीजें आप पढ़ोगे तो अपने आप आपके थॉट्स, लिखना तभी आपको आएगा जब आपके थॉट्स तैयार होंगे, आपका प्योरिटी ऑफ थॉट्स होगा तो ब्यूटी इन योर राइटिंग होगा। तो आपके थॉट्स प्योर कैसे आएंगे, जब आप इन महान लोगों के किताब, इनके बायोग्राफीज, इनके थॉट्स टुवर्ड्स डेवलपमेंट, ये सब पढ़ोगे। सो व्हेन देयर विल बी प्योरिटी इन थॉट्स, देयर विल बी ब्यूटी इन राइटिंग। Thank you, sir. So next question is that from Vivek Bid. He is asking that sir भिवंडी में यूपीएससी कोचिंग नहीं है। भिवंडी में यूपीएससी कोचिंग नहीं है, थाने वगैरह में, थाने में है, मुंबई में है, वहां पे आप ये कर सकते हो। Next question is from Akshay. He is asking what is the difference between DM and SP? DM and SP, अच्छा, जो DM होता है उसको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बोला जाता है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यूजुअली डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इज इक्विवेलेंट टू कलेक्टर। जो साउथ के स्टेट्स है उसमें कॉमन वर्ड यूज किया गया है कलेक्टर, जो ऑफिसर्स के कॉमन वर्ड होते हैं डिस्ट्रिक्ट के, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर यूज किया गया है। और जो नॉर्थ के स्टेट्स है उसमें डीएम, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यूज किया जाता है, लेकिन दोनों एक ही है। जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होता है वो एडमिनिस्ट्रेटिव काम करता है, मतलब राशन दुकान का से लेकर वैक्सीनेशन तक का काम, वो यस डेवलपमेंट का काम, डेवलपमेंट का रिलेटेड जो काम है वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर करता है। जो एसपी होता है, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, उनका जुरिस्डिक्शन सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर, क्राइम, लॉ एंड ऑर्डर, ट्रैफिक, पुलिसिंग का जो काम होता है वो एसपी करता है। डेवलपमेंट का जो काम होता है वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर करता है या डीएम करता है। Thank you, sir. So next question is from Ansai Imran. He is asking what is the role of
NCERT books in UPSC. What is the correct time to read these books? ओके अभी हम पूरे इंडिया में अगर देखें तो अलग अलग स्टेट्स के अलग अलग स्टेट बोर्ड्स के बुक है। एनसीईआरटी नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग ये सीबीएसई बोर्ड के बुक बनाती है। तो सीबीएसई बोर्ड जो होता है वो पूरे ऑल ओवर इंडिया लेवल का बोर्ड है। यस सीबीएसई, तो उसके जो बुक्स होते हैं वो एनसीईआरटी उनको बोला जाता है। एनसीईआरटी क्या करता है कि अभी जब जो कॉलेज टाइम में हो, जैसे मैंने आपको बोला कि आपको बेसिक्स तैयारी करना है, व्हाट इज डेमोक्रेसी, ये अगर आपको जानना है तो आप पॉलिटी, इंडियन पॉलिटी के 11th स्टैंडर्ड के डेमोक्रेसी के चैप्टर पढ़ोगे, यस, तो आपको वो समझ में आएगा। तो जो भी सब्जेक्ट्स है, जीएस के, जनरल नॉलेज के जो भी सब्जेक्ट है, उसके जो बेसिक्स है, टर्मिनोलॉजीज, इज दैट क्लियर, टैक्स मतलब क्या, पॉवर्टी मतलब क्या, ऐसे जो बेसिक टर्मिनोलॉजीज है, ये टर्मिनोलॉजीज को जानना हर सब्जेक्ट का, ये जानने के लिए आपको जो बेसिक बुक्स पढ़ना है, दैट इज द एनसीईआरटी बुक्स। ये पढ़ना कब है, व्हिच इज द राइट टाइम, अभी आप कॉलेज में हो, दिस इज द राइट टाइम टू स्टार्ट विथ। Thank you, sir. Sir, last question. Where we can find study material to prepare UPSC exam? सबसे पहले मैं बता दूं, इट्स अ डिजिटल एज। आपको आजकल सबसे पहले कि सारे चीजें, सारे बुक्स ऑनलाइन अवेलेबल आपको होते हैं, तो वो पहला इश्यू सॉल्व हो गया। सेकेंडली, बहुत सारे बुक्स के पीडीएफ्स इज दैट क्लियर ऑनलाइन अवेलेबल है। फ्री यूपीएससी मटेरियल, ये ऐसे वेबसाइट्स होते हैं कि जहां पे पूरे आपको यूपीएससी के जो भी बेसिक बुक्स है उनके पीडीएफ्स अवेलेबल है। यस, और जनरल गवर्नमेंट के वेबसाइट पर भी उसके पीडीएफ्स अवेलेबल है। यस, भिवंडी हो, थाने हो, इसमें अलग अलग बुक डिपोस है कि जहां पे आपको क्या है, बुक्स अवेलेबल मिल जाएंगे। सो वेदर आपको भिवंडी थाने में भी मिल जाएगा, ऑनलाइन तो आपको सारी चीजें मिल जाएगी। थैंक यू सर, आपने हमें बहुत अच्छे तरह से मार्गदर्शन किया है। मैं ऋतिक, एबीवीपी भिवंडी महानगर की तरफ से आपका और उपस्थित क्षेत्रों का आभार मानता हूँ। आज का वेबिनार यही खत्म हुआ। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच, और सारे स्टूडेंट्स को मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। और एबीवीपी को और ओजस जयवंत और होस्ट को मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे अपॉर्चुनिटी दिया सभी लोगों से जुड़ने के लिए, एंड आई विश ऑल ऑफ देम द ब्राइटेस्ट फ्यूचर। और हमारे देश को आप जैसे युवाओं की जरूरत है, एंड यू विल कंट्रीब्यूट अ ग्रेट थिंग। हमारे देश को और ऊंचाई पे लेके जाने के लिए आप अच्छा मेहनत करोगे। यस, ये मेरी आपसे अपेक्षा है। थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू सर। सर, एक जन को क्वेश्चन है चैट बॉक्स में, तो